हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जो कि आपका जेआईबी का तीसरा पेपर है, उसी का यूनिट 19 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका ओवरव्यू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और उसका पूरा डिटेल हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं यहाँ पे। टू कैरी द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी हम बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं, फंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। तो कोई भी बिजनेस आपको कुछ भी शुरू करना है, कोई छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, तो सबके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंड, मतलब पैसा आपके पास होना चाहिए। When the business is started, the owner bring fund in the form of capital। तो जब भी बिजनेस शुरू होता है तो कोई भी, मान लीजिए मिस्टर ए है, वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो ए के पास कुछ पैसे है, मान लीजिए 1 लाख की सेविंग है, तो वो 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाता है। उसको हम बोलते हैं, ए को हम बोलेंगे प्रमोटर, और ए अपने पॉकेट से जो पैसा लेके आया उसको हम बोलेंगे कैपिटल। उसको हम कैपिटल बोलते हैं। नॉर्मली एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क सेटिस्फाइड जस्ट डिपेंड ऑन द फंड बाय ऑनर। तो कोई भी बिजनेस, जैसे मान लीजिए ए 1 लाख रुपए लाया, तो उसी 1 लाख रुपए से बिजनेस नहीं हो सकता। उसको जो है थोड़ा और पैसा मार्केट से चाहिए होगा। तो वो क्या करेगा, पैसा क्या करेगा, या तो कैपिटल इशू करेगा या बोरोविंग करेगा, ठीक है, उस तरह से वो पैसा अरेंज करेगा। और उसी से वो जो पैसा है, पैसे की जरूरत पड़ती है फॉर क्रिएटिंग फिक्स असेट एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट मतलब मान लीजिए इसको मशीन खरीदना है, इस तरह की कोई चीज के लिए पैसा चाहिए होगा। या वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, उस पर्पज के लिए भी हमें पैसा चाहिए होगा। तो यानी फंड की बहुत इंपॉर्टेंस इसमें रहती है। तो ये जो पैसा आया है उसको इफिशिएंट वे में जो है इस्तेमाल करना होता है। तो अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटी उसके असेट्स के, लाइबिलिटीज के और उसका रेवेन्यू उसके आसपास ही रहती है। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट और कंट्रोल करना, इन सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, फाइनेंशियल मीन्स असेट्स को, लाइबिलिटीज को, रेवेन्यू को प्लान करना, ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करना और कंट्रोलिंग करना, तो यही होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यानी ये जो फाइनेंशियल चीजें हमारी असेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, इन सबको लेके प्लान बनाना, उसको कंडक्ट करना, फिर उसको कंट्रोल करना, वो है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो किस किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात की। तो कई तरह से हो सकती है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलबी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ये जो 7 टाइप की, अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, यहाँ पे उनका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होंगे, इसमें अकेला ओनर होगा। मान लीजिए मिस्टर ए है, उसने एक दुकान खोल ली, वो अकेला इसका मालिक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, तो ये इसका जो ओनर है वो सिंगल पर्सन होता है, और रन बाय वन पर्सन इन विच देयर इज नो लीगल डिस्ट्रिक्शन बिटवीन द ओनर एंड फर्म। तो इसमें फर्म ही ओनर है, ओनर ही फर्म है। ठीक है, तो वो होगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। दूसरा आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 उसके द्वारा गवर्न की जाती है, और ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होगा। ठीक है, इसमें 2 या उससे ज्यादा लोग होंगे, और एक तरह का एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो पार्टीज होती है, जो पर्सन्स होते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट बनाया जाता है। एग्रीमेंट में रहेगा कि किस तरह से बिजनेस किया जाएगा और कितना कितना प्रॉफिट जो है आपस में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो चीज पहले से जो एग्रीमेंट बनता है उसमें सब मेंशन रहता है। बिजनेस या तो सभी लोग मिलकर करेंगे, या उसमें से कोई एक जो कि बाकियों के बिहाफ पे करेगा। तो इस तरह से जो है पार्टनरशिप फर्म रेडी होती है। पार्टनरशिप फर्म के बाद एक नया कंसेप्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जब पार्टनरशिप फर्म थी, तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जरूरत क्यों पड़ा? तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है, इसमें जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब उनके पर्सनल असेट्स तक बिक सकते हैं अगर उनकी पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया हुआ है। पार्टनर का मान लीजिए अपना कोई घर है, मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है, ए का अपना कोई घर है, तो इसकी जो फर्म है उसने कोई लोन रिपे नहीं किया, तो उनकी जो पर्सनल असेट्स है वो भी लाइबल हो जाती है, उनको भी पे करना पड़ता है, अपनी पर्सनल असेट्स को बेच के भी पे करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म है वो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहती है, मतलब जो पार्टनर्स है उनके लिए काफ़ी इश्यू, क्योंकि उनके पर्सनल असेट्स तक बिक जाते हैं उनकी पार्टनरशिप फर्म के लोन के लिए। तो इससे एक अच्छा तरीका है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी को थोड़ा लिमिट किया जाए, तो उसको बोला जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसमें जितना शेयर रहता है पार्टनर्स का, उसी हद तक उनकी लायबिलिटी रहेगी। अगर उनकी पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया, उनकी जो पर्सनल असेट्स है उन सबको लायबल नहीं माना जाएगा, उनको नहीं बेचा जाएगा। तो ये एक अच्छी टाइप की, आप बोल सकते हैं बेटर है पार्टनर्स के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इनकी फर्म ने कोई लोन लिया, तो उनके पर्सनल असेट्स, उनके जैसे हमारी जब पर्सनल प्रॉपर्टी है पार्टनर की, तो वो सब लायबिलिटी नहीं आएगी। उनका जो शेयर है पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, उस शेयर तक ही वो लायबल होंगे। तो वही है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जिसमें जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होगी, और इसीलिए इसको उस पहले वाले से बेटर माना जाता है। नेक्स्ट आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होने के लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट का जरूरत नहीं है। बाय बर्थ, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर आपका बर्थ हुआ, तभी आप इसके मेंबर्स बन सकते हो। और द फर्म इज ओन बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड हिंदू हिंदू फैमिली आर कॉल्ड को पार्टनर्स। तो ये जो इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं को पार्टनर्स।
और इसमें कर्ता होता है जो कि हेड होता है, जो कि बाकियों के बिहाफ पे आप उसको करता है, मैनेजर बोलिए, जो बाकियों के बिहाफ पे सारा डिसीजन लेना, तो सारा कंट्रोल जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का होता है वो किसके पास, कर्ता के पास होता है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या हो सकता है, ग्रुप होगा कुछ पर्सन्स का, और जो कि किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बना होगा, तो वो होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऐसे एक होता है आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी क्या होता है, इसमें भी एक ग्रुप होगा इंडिविजुअल्स का, हु ज्वाइन टुगेदर फॉर अर्निंग इनकम। तो ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इनकम अर्न करने के पर्पज से ये साथ आए होंगे, और एसोसिएशन ऑफ पर्पज पर्सन किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए साथ आए होंगे। तो ये हमारा दो अलग से हो गया। कंपनी, कंपनी को तो आप जानते हैं बहुत ही फेमस चीज होती है। कंपनी आपकी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन को बोला जाता है। और ये भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि अपना पैसा मनी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, बदले में उनको शेयर दिया जाता है, स्टॉक। अगर आपने किसी कंपनी के 1% शेयर लिए तो मतलब 1% हिस्सेदारी, आप 1% उस कंपनी के मालिक है। और यूज इट फॉर कॉमन पर्पस, और ये लॉ के द्वारा, जो कंपनी है लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। इसको आप लीगल पर्सन बोल सकते हैं जस्ट एज मच एज इंडिविजुअल। तो मतलब ये भी एक तरीके का आर्टिफिशियल इंडिविजुअल है, और इसको आप लीगल पर्सन बोल सकते हैं विद नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब फिजिकली ये जो लीगल पर्सन ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये जो है एज ए लीगल लीगल तौर पे ये एग्जिस्ट करता है। पहले इसका 1956 एक्ट था, लेकिन अभी इसमें 2013 में अमेंड किया। तो जो नई कंपनी है वो 2013 एक्ट के तहत जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होता है, मतलब आपस में जो है ये एक दूसरे को सपोर्ट की जाती है, उस तरह का पर्पस रहता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। तो ये भी एक टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर इंडिविजुअल जॉइन हैंड फॉर प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन गोल। तो इसमें भी वही होगा कि कुछ इंडिविजुअल्स आएंगे और वो अपने कॉमन गोल के लिए जो है साथ वो किसी बिजनेस को करते हैं। म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सर्विस आर द मेन ऑब्जेक्टिव। तो म्यूचुअल असिस्टेंस मतलब आपस में ये जो है सपोर्ट करते हैं, वही जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। तो एक कॉमन गोल है, पूरे जो जो लोग हैं जिनका कॉमन गोल है, तो वो मिलकर एक अपनी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और आपस में म्यूचुअल सपोर्ट ही एक दूसरे को करते हैं। तो वो होता है आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। और जो पर्पस है ये वही रहता है एज डिस्टिंक्शन फ्रॉम पर्पस फ्रॉम द प्रॉफिट मेकिंग एम ऑफ अदर। तो जनरली जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है उनका मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना। इनका रहता है कि म्यूचुअल असिस्टेंस, आपस में असिस्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट करके जो कॉमन गोल है उसको पूरा करना। तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ ए फर्म। फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी जो फर्म के होते हैं वो किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी फर्म में हो सकते हैं। एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड। तो जो कैपिटल फंड कौन सा है, जो पैसा या तो हम जो है प्रमोटर अपने पॉकेट से लेके आया, या फिर उसने शेयर्स इशू करके पैसा अर्न किया, तो कैपिटल है। तो कैपिटल को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स। तो जो कंपनी है कहाँ कहाँ पे पैसे को इस्तेमाल करना है, जो कैपिटल है कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या कहाँ पे उस पैसे को यूटिलाइजेशन करना है, तो वो सारे डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन माने जाते हैं। और जो मेन मतलब प्राइमरी फंक्शन होगा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का, वो इसको देखेगा, और उसका फंक्शन है टू एक्वायर कैपिटल फंड, कैपिटल फंड एक्वायर करना, रेज करना, एंड पुट देम टू प्रॉपर यूज एज ए फर्म ऑब्जेक्टिव। तो उसको फर्म के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इस्तेमाल करना। फाइनेंशियल डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली रिलेट्स द फॉलोइंग। तो फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या हो सकते हैं, पहला होगा एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो फर्म है उसको कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा उसका रिक्वायरमेंट है। तो पहला इसका ये हो गया। और दूसरा डिसाइडिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपको कैपिटल लेनी, क्या आपको डेप्थ इश्यूज करने हैं, या फिर आप इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में कैपिटल रेजिंग करेंगे। इक्विटी की फॉर्म में अगर आप कैपिटल रेज कर रहे हैं तो उतना परसेंट आपको शेयर होल्डिंग मिल जाएगी। अगर डेप्ट की फॉर्म में करें तो आपको कुछ परसेंट मिलेगा। मतलब जैसे जितने का आप लोन दे रहे हैं डेप्ट, मान लीजिए आप 1 लाख का लोन दे रहे हैं तो 1 लाख का मान लीजिए 7% आपका फिक्स रहेगा, तो उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन इक्विटी में अगर कंपनी ग्रो करेगी तो ये रिटर्न कई ज्यादा भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से है, क्या आप डेप्ट की फॉर्म में इक्विटी की फॉर्म में किस तरह से जो है अपना कैपिटल रेज करने वाले हैं। डिसाइडिंग ऑन सोर्स ऑफ फंड, तो इसमें होगा वंस द कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया कि किस तरह से हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है। अब हमें देखना होगा कि बेस्ट अवेलेबल सोर्स क्या है, कहाँ से हम इस पैसे को, मतलब जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे हमने बोला कि डेप्ट हमें करना है या इक्विटी करना है, तो हमें देखना पड़ेगा बेस्ट अवेलेबल सोर्स क्या है, कहाँ से हम बेस्ट वे में इसको रेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आप इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है, कैसा आपका प्लान रहेगा, तो वो आपका आ जाएगा डिसाइडिंग ऑन सोर्स ऑफ फंड। चौथा आ जाएगा यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड।
तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? कंपनी के लिए मान लीजिए कोई ऐसी चीज बनानी है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म तक काम आएगी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी किस तरह से, तो वो डिसीजन आपका इसमें लिया जाएगा। ऐसे आता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मर्जर या एक्विजिशन। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ होगा इसमें दो तरह से हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस बाय क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी बाय एडिंग मोर फिक्स एसेट। तो मान लीजिए ऑर्गेनिक ग्रोथ में मान लीजिए आपने एक और अपनी फैक्ट्री सेटअप की, नई मशीनरीज रखी और आप अपना जो है और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं, तो वो आपकी ग्रोथ होगी, तो वो हो गया ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या होगा? एक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ अदर फर्म, दूसरी जो फर्म्स है उनका एक्विजिशन कर लिया या मर्जर कर लिया, तो वो आपका जो है इनऑर्गेनिक आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दो इसमें आपका हो गया। नेक्स्ट है यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल जो है मैनेजमेंट इसमें जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें जो अपने असेट्स और लायबिलिटीज है उसको मैनेजमेंट देखना पड़ता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में कितना हमारा असेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, कितनी रिक्वायरमेंट के लिए हमें कहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो सारा कुछ, या शॉर्ट टर्म कहाँ पे हमारे पास पैसा अवेलेबल है, तो वो सारा कुछ इसमें दिखा जाता है कि यूज हम कहाँ पे उसको कर रहे हैं। और जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो मेन टास्क रहता है, ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, मतलब दोनों को कैसे प्रॉफिट भी हम अर्न कर सके बिजनेस को, और हमें लिक्विडिटी भी सफिशिएंट अवेलेबल रहे, तो दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंसिंग लेके हमें चलना होता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डज नॉट एंड विद रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम यहीं पे नहीं पूरा होता है कि हमने पैसा रेज किया और उसको हमने यूटिलाइज करके रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर दिया। देर इज नीड टू कंटिन्यूस मॉनिटर, तो जहाँ पे भी हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो हमें उसको प्रॉपर मॉनिटर करना होता है, क्योंकि अगर हमने किसी ऐसे एरिया में इन्वेस्ट किया है जो कि हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, तो हमें उसको सेल ऑफ करके दूसरी जगह पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं। तो फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब जो भी हमने डिसीजन लिया है, तो हमें उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग इसमें करनी होती है। अगर कुछ हमें लगता है कि कुछ मतलब इनएफिशिएंट है या ऐसी जगह पे हमने किया, तो उस जगह उस चीज को आपको करेक्टिव एक्शन से इंप्रूव करना होता है। नेक्स्ट आता है कंप्लाइंसेस। तो इसमें अलग अलग कंप्लाइंसेस, जैसे आपके स्टेचुरी या रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को पूरा करने की बात की है। लास्ट आता है डिसीजंस ऑफ डिविडेंड रिटेन प्रॉफिट। तो मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट, तो आपको देखना है कि इसमें से कितना हम एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करें और कितना एज ए नेट प्रॉफिट अपने पास रखें। ठीक है, तो उसका डिसीजन आपको लेना होता है। तो इसमें हमें दोनों का ध्यान रखना है, जो शेयर होल्डर है उनका भी, और जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव उनको भी पूरा करना है, मतलब दोनों का ध्यान में रख के हमें डिसीजन लेना होता है। तो कुछ कंपनीज क्या करती है, अपने कुछ प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर को, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और कुछ पैसा अपना रिटेन कर लेती है प्रॉफिट प्रॉफिट के तौर पे। तो ये हमारा डिसीजंस और डिविडेंड हो गया। तो ये सारे हमारे मेन मेन जो है फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ ए फर्म जो कि हमें लेने होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? तो जितनी भी फाइनेंशियल हमने जो डिसीजंस की बात की, उनको हम अच्छे से कैरी आउट कर सके, तो एक तो मेन वही पर्पस हो गया। इसके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है। टू इंश्योर एडिक्वेट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो सस्ते रेट पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हमें पैसा चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो अच्छे रेट पे, रिजनेबल रेट पे हमें टाइमली और एडिक्वेटली जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड अवेलेबल हो जाए। एक तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो जो पैसा हमें मिला है, कहीं से हमने अरेंज किया पैसा, कैपिटल अरेंज किए, तो उसको हम सही तरह से यूटिलाइज कर पाए। टू टेक साउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जो कि हमारे लिए मतलब प्रॉफिट अर्न करके दे। टू टेक एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मतलब कितनी, कहाँ से आपने कैपिटल ली, जैसे डेप्थ से ली है या शेयर से, तो ऑप्टिमल वे में वो होना चाहिए। टू इंश्योर स्टेचुरी, तो जो हमारे रेगुलेटरी या स्टेचुरी कंप्लाइंसेस है उसको भी हमें पूरा करना है, इंश्योर करना है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। आपके जो शेयर होल्डर का बेनिफिट है और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग रहनी चाहिए, ये भी इंश्योर करना होता है। टू इंश्योर अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिस्क सिस्टम। तो फाइनेंशियल रिस्क जो मैनेजमेंट सिस्टम है अप्रोप्रिएट वे में काम करे, तो ये सारे जो मेन मेन अदर ऑब्जेक्टिव्स के हो गए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस में क्या क्या चीजें आएंगी? मेन प्रिंसिपल फाइनेंस की बात करें तो ये सारे आपके वन बाय वन इसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मतलब मनी का मतलब हो गया कि जो पैसा आप आज मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि मार्केट से पैसा आप ले रहे हैं, ठीक है। आप आज शेयर्स इशू करके या किसी थ्रू से आपके पास पैसा आया, तो आपको देखना पड़ेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज जो पैसे की वैल्यू है, फ्यूचर में वो पैसे की वैल्यू वैसी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। या 20 साल पहले जो पैसे की वैल्यू थी वो वैल्यू आज नहीं है। जैसे 20 साल पहले अगर आप सब्जी मंडी जाते थे तो 100 रुपए में बहुत सारी सब्जी आ जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप यानी अब अगर सब्जी मंडी जाओगे तो 20 रुपए में मुश्किल से आपको एक या दो सब्जी ही मिल पाएगी, क्योंकि अभी 40 रुपए 50 रुपए किलो चीजें बहुत महंगी हो रखी है आजकल। तो इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है, वही हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
जैसे मैंने बताया 100 रुपए की वैल्यू 20 साल पहले बहुत ज़्यादा थी, कि 100 रुपए से हम एक पूरा हफ्ते भर का सब्जी ले लेते थे, लेकिन अभी उस 100 रुपए की वैल्यू बहुत कम है कि हम एक ही दिन जो है उसको खर्च। इसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न तो वही है, इन्फ्लेशन। चीज़ें महंगी होती जाती है, मेन रीज़न ये है, और भी कई सारे अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही बताता है कि जो पैसा हमें आज मिला है इज़ मोर वैल्यूएबल देन ए रुपी रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो पैसा होगा आज के कंपेरिजन में इस पैसे की ज़्यादा वैल्यू है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बट मनी हैज़ ए अर्निंग पावर बाय प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। तो सिर्फ इन्फ्लेशन ही पर्पस इसका नहीं है, लेकिन हम जो है हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वो भी ज़रूरी है, उसके हिसाब से हम मनी को अर्न करते हैं। तो पर्सन को इस हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो पहला हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी। आप दुकान में गए, दो सामान है, मान लीजिए ए और बी। तो ए की वैल्यू है 100 रुपये और बी की वैल्यू भी 100 रुपये, और आपके पास, आपने अपना पर्स चेक किया, आपके पर्स में सिर्फ 100 रुपये। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो ए खरीद सकते हैं या बी। इनमें से आप दोनों चीजें नहीं खरीद सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 रुपये। तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जब हमारे पास दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, और हमने दो में से उसको एक जगह इन्वेस्ट किया, जैसे मान लीजिए ए कंपनी का शेयर लेना, बी के लेना। तो आपने क्या किया, 100 रुपये से ए कंपनी का शेयर लिया। तो मान लीजिए ए कंपनी के शेयर लेने से आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप बी में इन्वेस्ट करते तो आपको प्रॉफिट होता, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको खोनी पड़ी। तो वही होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऐसे बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्लाइज इफ ए पर्सन डिप्लॉय हिज मनी ऑन वन इन्वेस्टमेंट। जैसे दो थे, आपने पैसा एक जगह पे लगाया, देन ही हैज टू गिव अप द अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज मनी ऑन सम अदर इन्वेस्टमेंट, जैसे बी। तो आपने अपना पैसा ए में लगाया, लेकिन उसकी वजह से आपका जो है बी में अगर आप लगाते तो वो वाली अपॉर्चुनिटीज आपको खोनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने ए में इन्वेस्ट किया, तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज हमें मिस करनी पड़ती। दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड नॉट ओनली फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन बट फॉर ओल्ड असेट्स। तो इसमें बोला है कि जैसे आपके पास मान लीजिए दो जॉब है, ए बी। तो आपने ए वाली जॉब को सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब आपने जो बी वाली अपॉर्चुनिटी है उसको खो दिया, क्योंकि आप एक ही जॉब कर सकते हैं, या तो ए या बी। तो आपने ए को सेलेक्ट किया, तो उसका मतलब बी वाली अपॉर्चुनिटीज को आपने खो दिया। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी की अपॉर्चुनिटी पे आपने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आपने ए को सेलेक्ट किया। तो वही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, कि हमने एक जगह इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से जो अगर हम उसी पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वो वाली अपॉर्चुनिटीज चली गई हमारे से। तो वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। तीसरा था रिस्क एंड रिटर्न। तो रिस्क और रिटर्न का बहुत पुराना कॉम्बिनेशन है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिटर्न। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है इसका मतलब काफ़ी रिस्की है, जो कंपनी बहुत कम रिटर्न दे रही है इसका मतलब उसमें रिस्क कम है। तो यानी इनका जो है सीधा डायरेक्टली जो है इसमें रिलेशनशिप रिस्क और रिटर्न का हमेशा रहता है। और हमें जो है बैलेंस वे में लेके चलना है, रिस्क को और रिटर्न को बैलेंस वे में लेके चलना होता है। उसी हिसाब से हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। तो अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क होगा तो कम रिटर्न मिलेगा, ये हमें देखना होगा। तो जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो दोनों फैक्टर की कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड है, तो उसको आपको देखना है, तभी आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी एंड रिटर्न। तो लिक्विडिटी और रिटर्न ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। लिक्विडिटी मतलब कितनी आसानी से, मान लीजिए आपने एक कंपनी के शेयर्स लिए और बहुत आसानी से उसको आप मार्केट में बेच सके, तो वो हो गया लिक्विड। रिटर्न मतलब कितना आप रिटर्न अर्न करेंगे, शेयर्स को बेच के, किसी को बेच के आपको कितना रिटर्न मिला, कितना आपने अर्न किया। ठीक है, तो हमें इन दोनों को ध्यान में रख के जो है डिसीजन लेना चाहिए अपना फाइनेंशियल डिसीजन। तो लिक्विडिटी बताएगा, लिक्विडिटी इंडिकेट द मार्केटेबल ऑफ इन्वेस्टमेंट और द इजी विद विच ही गेट द कैश बाय सेलिंग द इन्वेस्टमेंट। तो लिक्विडिटी बताता है कि कितनी आसानी से आप अपने शेयर्स को बेच के अपना पैसा आपको मिल जाएगा। बट इट इज पॉसिबल दैट अ लिक्विड इन्वेस्टमेंट डज नॉट गिव द डिजायर्ड रिटर्न। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट बहुत ही लिक्विड है, मतलब आसानी से आप उसको बेच के आपको कैश मिल जाए, बट जरूरी नहीं कि उस पर रिटर्न एक अच्छा, मतलब उस पर एक अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, तो ये जरूरी नहीं है। देयरफॉर इन्वेस्टर हैज टू स्ट्राइक ए बैलेंस। तो लिक्विडिटी और रिटर्न के बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग लेके जो आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सारे का सारा जो पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग जगह पे करो। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए 100 रुपये, तो उससे आप एक कंपनी का शेयर ना लेके 20 रुपये का एक कंपनी का शेयर ले लो, 20 का दूसरी का, मतलब चार पांच अलग अलग अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग असेट्स रखिए अलग अलग कंपनी के, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। वेराइटीज, इट इम्प्लाइज दैट रिस्क शुड बी स्प्रेड। तो जो भी रिस्क है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट में स्प्रेड होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल मनी इन वन और टू इन्वेस्टमेंट। तो एक या दो जगह पे सारा इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा आप अलग अलग जगह करो। इसमें आपको एक यहाँ पे फ्रेज भी दिया हुआ है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब एक ही बास्केट में आपको सारे एग्स नहीं रखने, क्योंकि खराब हो जाएंगे तो सभी एक साथ चले जाएंगे। तो वही वाला यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का लॉजिक दिया हुआ है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग असेट लायबिलिटी मिसमैच। असेट और लायबिलिटी का मिसमैच कम से कम आपको करना चाहिए। असेट्स मतलब बैंकों की बात करते तो सारे का सारे लोन, लायबिलिटी मतलब जितने भी डिपॉजिट है, एफडी आरडी, वो सब बैंकों की लायबिलिटीज हो जाएगी। तो इनके बीच में जो है प्रॉपर आपको मिसमैच कम से कम होना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है कि जो लॉन्ग टर्म के एफडीज है
उस पैसे को हम लॉन्ग टर्म का लोन देने के लिए खर्च करें। जो शॉर्ट टर्म के एफडीज है मान लीजिए 1 साल की, तो उसको शॉर्ट टर्म का लोन दे। तो इसमें वही बोला है, जो लॉन्ग टर्म की फंड रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लॉन्ग टर्म के जो सोर्सेज है वहां से उसको पूरा करें, और जो शॉर्ट टर्म की फंड रिक्वायरमेंट्स को शॉर्ट टर्म के सोर्सेज से करें। तो उससे आपका असेट लायबिलिटी जो मिसमैच है वो रिड्यूस रहता है। लास्ट आता है कैश फ्लो। तो इसमें भी आपके दो एक्सपेक्ट्स है। पहला, इट बैलेंस कैश इनफ्लो। तो जो हमारा कैश इनफ्लो है मतलब कितना पैसा हमारे पास आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, तो उसके पीछे प्रॉपर एक बैलेंसिंग होनी चाहिए। दूसरा, इट फॉलोज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें मतलब जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल को भी देखना होता है। मतलब अभी जो पैसा आ रहा है और फ्यूचर में जो पैसा आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारे हमारे मेन मेन फैक्टर्स है जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए प्रिंसिपल के। तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स है फाइनेंस के, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न फाइनेंस। तो पुराने टाइम का जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी फाइनेंस को लेके, तो उसमें क्या होता था कि फाइनेंस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पहले क्या होता था, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, फिर पैसा रेज करना है, फिर पैसे को एलोकेट करना है, और फाइनेंशियल कंट्रोल। तो यही होता था ट्रेडिशनल में, मतलब पहले। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो अभी क्या होता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस को मतलब 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। तो चार कौन कौन से ब्लॉक है? पहला है प्लानिंग, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, और चौथा है कंट्रोलिंग। तो इन 4 ब्लॉक के थ्रू जो है हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपने मॉडर्न टाइम में। ठीक है, अभी के टाइम में इस तरह से जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, ये वाली मॉडर्न अप्रोच अपनाई जाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा प्लानिंग। दिस इन्वॉल्व नॉट ओनली कैपिटल प्लानिंग बट ऑल्सो प्रॉफिट प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमें अपने कैपिटल को लेकर प्लानिंग करनी चाहिए कि कितना पैसा हम कहाँ से अरेंज करेंगे, और प्रॉफिट को लेकर कि कितना प्रॉफिट हमें अर्न करना है। दूसरा है डिसीजन मेकिंग। द प्लान, तो जो भी आपने प्लान्स बनाए तो उसको लेकर आप डिसीजन लेंगे। द प्लान एक्सपेंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वायबिलिटी। तो प्लान तो बहुत सारे बना लिए, उसमें से कितने प्लान कारीगर होंगे, वाइबल साबित होंगे, तो हमें वो डिसीजन लेना होता है, तो वो हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। तीसरा ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। तो अब आपने प्लान बना लिया और आपने डिसाइड ले लिया कि हाँ ये वाला प्लान ठीक है, इस तरह से हम अपना कैपिटल रेज करेंगे और इस तरह से हम अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे, दोनों को लेकर आपने प्लान बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जैसे द डिसीजन इज अ फर्म आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। तो इस तरह के डिसीजन आपने ले लिए। अब आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो जो भी आपने डिसीजन लिया उसको आपको इंप्लीमेंट, ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का जो है कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको जो है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी बिल्ड अप एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज एंड प्रोवाइड राइट लीडरशिप। तो एक प्रॉपर लीडरशिप के अंडर ही आप वो काम इंप्लीमेंट कर पाएंगे, डायरेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ इट इज डिसाइड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज टू बी इम्प्लीमेंट विद स्पेसिफिक कैपिटल स्ट्रक्चर, रिसोर्स आज टू बी रेज। तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट की बात की और बोला कि इतना पैसा चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको रिसोर्स को रेज करना पड़ेगा और इस हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो सेम वैसे यहाँ पे भी आपका है कि उसको ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट करना है। लास्ट आता है कंट्रोलिंग। द फाइनेंस फंक्शन डज नॉट स्टॉप विद डिसीजन। तो आपने डिसीजन लिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया, तो इसके साथ आपका जो है फाइनेंशियल फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। इसके साथ एक कंटिन्यूस जो वॉच जरूरी है। मतलब जो भी एक्टिविटी आपकी फर्म की हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि जो अप्रूव प्लान है, हमने जो अप्रूव दिया प्लान और रियल में जो एक्टिविटी हो रही है, तो उस पर नजर रखना। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर वॉच मतलब पूरा कंट्रोल करना कि किस तरह से वो काम कर रहा है, क्या कोई डाइवेशन तो नहीं है, हमने जो प्लान बना और रियलिटी में जो चीजें हो रही है कहीं वो डाइवेशन तो नहीं है। तो वो सारा हमारा कंट्रोलिंग में देखा जाता है। देर इज अनदर क्लासिफिकेशन। तो कुछ और चीजें भी है जो कि इन चारों के अलावा देखी जाती है, जैसे कंसिस्टेंसी। मतलब काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े से टाइम में हमारे को कुछ लॉस होने लगा, आपने कोई नई कंपनी बनाई तो आपने वो काम छोड़ दिया। प्रॉपर कंसिस्टेंट वे में लॉन्ग टर्म तक आपको कोशिश करनी है कि बेस्ट आप कर सके। अकाउंटेबिलिटी भी आपको होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ ऐसा हिडन नहीं होना चाहिए। वाइबल मतलब ऐसे प्रोजेक्ट हो जो कि कारीगर साबित हो। इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। मैनेजमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी आपको ध्यान में रख के काम करना है। तो ये सारे आपके मेन मेन प्रिंसिपल्स यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं 1 नंबर का। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मीन्स द पोटेंशियल रिटर्न राइजेस व्हेन ए हायर रिस्क इज टेकन। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतनी ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगी। एग्जाम्पल, कोई कंपनी जिसका रेटिंग ट्रिपल बी है तो वो बहुत अच्छा 10% का आपको प्रॉफिट दे रही है। क्यों इतना अच्छा प्रॉफिट दे रही है, इतना अच्छा रिटर्न? क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे में रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसी के बदले एक ट्रिपल ए वाली कंपनी है, वो सिर्फ आपको 7% का प्रॉफिट दे रही है। 7% का प्रॉफिट दे रही है, तो इतना कम क्यों दे रही है? क्योंकि उसको मालूम है रिस्क कम है। तो रिस्क और जो रिटर्न है, प्रॉपर उसकी बैलेंसिंग जरूरी है। तो ज्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगी, कम रिस्क होगा तो रिटर्न भी कम होगी। सो फाइनेंशियल डिसीजन फर्म के लेने होते हैं तो उसमें जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। रिस्क में भी डिफाइंड एज पॉसिबिलिटी दैट द एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विल बी लेस देन फोरकास्ट। तो मतलब रिस्क क्या है कि जितना हमने एक्सपेक्टेशन किया उससे हमें कम रिटर्न मिला, तो वही हमारा रिस्क। रिस्क इज इनहेरेंट। तो कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें रिस्क तो इसमें रहता ही है। बिना रिस्क के तो आप इसमें मतलब कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
तो आपका एक तरीका क्या है कि आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, रिस्क और रिटर्न, और दोनों को बैलेंस वे में आपको लेना पड़ेगा। प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न शुड बी मेंटेन टू गेट ऑप्टिमम रिटर्न। तो कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों को जो आपका रिस्क कितना है, मतलब बहुत रिस्की में भी मत करो और बहुत ज़्यादा रिटर्न में भी मत करो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि आपको 10% रिटर्न दे रही बट रिस्की है, कोई कंपनी जो सिर्फ 7% दे रही बट बहुत कम रिस्की है। तो आप दोनों को थोड़ा मतलब एवरेज देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जो 8 या 9% दे रही है, मतलब बीच में, ना ज़्यादा रिस्की ना ज़्यादा रिटर्न। तो एक बैलेंस वे में अगर आप लेके चलेंगे तो आपको एक अच्छा, एक ऑप्टिमम प्रॉफिट मिलेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट से। तो ये जो बैलेंसिंग है इसी को बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो रिस्क और रिटर्न के बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग लेके चलना ही है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या होता है? द फर्म हैज टू डिसाइड ऑन द रेट ऑफ रिटर्न इट वांट्स टू। तो कितना आपने मान लीजिए कहीं पे इन्वेस्ट किया, किसी फर्म ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो वो कितना रिटर्न चाहती है, वो होगा उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बिलो विच इट वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इस मनी। तो अगर उससे कम इसको रिटर्न मिलेगा तो ये अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आप दुकान से शॉपिंग करने गए, ठीक है, दुकानदार ने आपको किसी की कीमत बताई ड्रेस की, मान लीजिए 500 रुपये उसने बोला। आपने बोला कि अगर 400 रुपये है तभी हम इसको लेंगे, अगर इससे ज़्यादा आप लगा रहे तो हम नहीं लेंगे। यानी कि आपने एक वैल्यू फिक्स की, अगर उस वैल्यू से ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिला तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। तो सेम आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है पैसे को, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करते हैं कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कम से कम 7% का इन्वेस्टमेंट तो आना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता लगा वहाँ पे 6% ही रिटर्न आएगा, तो यानी ये जो रिटर्न आ रहा है ये आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न से, जितना आपने 7% एक्सपेक्ट किया उससे ये कम है, 6 उससे कम है, तो आप इस जो है इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं जाएंगे। तो वो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि इन्वेस्टर चाहता है अपने इन्वेस्टमेंट में, बिलो विच अगर इससे नीचे का रिटर्न मिलेगा, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इससे अगर कम का रिटर्न मिलेगा, इट वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इस मनी, तो अपना पैसा आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे, तो उसी को बोला जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क और इसके बीच में एक आपको फॉर्मुला दिया हुआ है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क फ्री रिटर्न कितना है और रिस्क प्रीमियम, जनरली क्या होता है कि हमें जो रिटर्न मिलता है तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रिस्क फ्री प्लस रिस्क। तो अगर ज़्यादा रिस्की होगा तो रिस्क प्रीमियम भी ज़्यादा होगी, इसलिए रिटर्न भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी आप देखते हैं काफ़ी रिस्की जो होती है इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ का जो रिस्क प्रीमियम है वो हमें ज़्यादा पे करते हैं। सेम इंश्योरेंस कंपनी जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वो अपना प्रीमियम बढ़ा देती है, तो सेम ऐसे ही रिटर्न के साथ भी है कि रिस्क फ्री रिटर्न मतलब जिसमें रिस्क नहीं हो तो अलग ही है, जो रिस्क प्रीमियम है मतलब जो रिस्की है उसके लिए अलग से प्रीमियम कंपनी पे करती है, तो उसकी वजह से जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा रिस्की होगा उतना ज़्यादा आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा। तो यही आपका सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आता है एजेंसी प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल, इसको हम करेंगे पार्ट 2 से डिस्कस। और शॉर्ट में चलिए पार्ट 1 का आज हम डिटेल में शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका रिविजन करते हैं यहाँ से। हाँ, शुरुआत हमने कहाँ से की थी? यहाँ से हमने बात की थी कि प्रॉफिट जो है मेन मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का, और मतलब फंडिंग बहुत ज़रूरी है। बिना फंडिंग के हम जो है किसी भी बिजनेस को नहीं कर सकते और प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकते। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप की होती है। प्रोप्राइटरशिप जिसमें अकेला पर्सन होता है, ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा लोग हैं। इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, आपका लिमिटेड लायबिलिटी हो गया। हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली होता है उसमें मतलब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसके मेंबर्स नहीं बन सकते, ये आपका बाय बर्थ रहता है। ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसी कॉमन टास्क को अचीव करने के लिए इनका ग्रुप होता है। ऐसी कंपनी आपका जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, ऐसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी आपका हो गया। तो फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ ए फर्म, तो फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ फर्म की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या डिसीजन हो सकता है कि कैपिटल को लेके, या कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन किस तरह से है, सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, लॉन्ग टर्म सोर्स क्या है, या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी किस तरह से है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरह से करेंगे, और किस तरह से हमें अपना कंप्लाइंसेस पूरा करना है, और डिसीजन ऑन डिविडेंड और रिटेन प्रॉफिट, तो ये सब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। तो इसमें एक आपका आ जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिस्क एंड रिटर्न, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, डाइवर्सिफिकेशन, असेट लायबिलिटी मिसमैच रिड्यूसिंग और कैश फ्लो। तो इन सबका यहाँ पे दिया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है कि पैसे का वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहता। आज जो पैसे का वैल्यू फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाएगा, और पास में जो पैसे का वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू अभी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक रीज़न, और उसके अलावा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी एक इसमें फैक्टर रहता है। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप कहीं एक जगह इन्वेस्ट करते हो उसकी वजह से दूसरी जगह पे जो आपको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट मिलता है वो वाली अपॉर्चुनिटीज को आप खोते हैं, इसी वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें हो गई। रिस्क एंड रिटर्न, इसका हमें बैलेंस वे में लेके चलना है क्योंकि ज़्यादा रिस्क की जो प्रोजेक्ट है वो हमें ज़्यादा रिटर्न देते हैं, कम रिस्क की प्रोजेक्ट कम रिटर्न देते हैं, तो हमें प्रॉपर बैलेंस इसको लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी एंड रिटर्न।
लिक्विडिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? लिक्विडिटी बताता है कि पैसे को किस तरह से जो है मतलब लिक्विडिटी मतलब कितना इजीली आपने कहीं पे मान लीजिए कोई शेयर्स लिए, कितना इजीली आप उसको बेच के आपको कैश मिल जाएगा, तो ये आपका होता है लिक्विडिटी। रिटर्न मतलब कितना आपको उसमें रिटर्न अर्न होगा। तो दोनों को जो है हमें इसमें कंसिडर करके जो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, मतलब इसके बीच में भी हमारी बैलेंसिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन बोलता है रिस्क शुड बी स्प्रेड ओवर मैनी इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ पुटिंग, तो सारा मनी एक ही जगह रखने से अच्छा अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग असेट लायबिलिटी मिसमैच। तो असेट लायबिलिटी मिसमैच में क्या बोला गया कि हमें अगर लॉन्ग टर्म का हमने कहीं से पैसा सोर्स किया तो उसको हमें लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट के लिए पूरी करनी चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म का पैसा सोर्स किया तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका असेट लायबिलिटी का जो मिसमैच है वो कम इसमें होता है। और चलिए ये यहाँ पे हो गया। बाकी मॉडर्न फाइनेंस की बात करें तो इसमें तीन चार मेन मेन ब्लॉक है। डिसीजन, आपको पहले तो आपको प्लान करना है कि कौन कौन सा जो है आपका कैपिटल प्लानिंग क्या होगा, ये सभी चीज़ों को लेकर आपको प्लान करना है। फिर आपको डिसीजन करना है, मतलब कई सारे प्लान है उसमें से कौन सा बेटर होगा तो उसको लेकर आप डिसीजन लेते हैं। तीसरा था ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, तो जो आपका प्लान है उसको फंडली इंप्लीमेंट करते हैं। कंट्रोलिंग, इंप्लीमेंटेशन के बाद भी आप पूरा देखते हैं कि किस तरह से जो प्लान काम कर रहा है, तो ये सारा आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब है कि रिस्क और रिटर्न के बीच प्रॉपर बैलेंस लेके चलना। जो ज़्यादा रिस्की होगा तो हमें ज़्यादा रिटर्न देगा, जो कम रिस्की होगा तो कम रिटर्न देगा। तो हमें क्या करना है कि इसके पीछे प्रॉपर बैलेंसिंग लेके चलना है, मतलब ज़्यादा रिस्की भी ना हो ज़्यादा रिटर्न भी ना हो, तो उससे हम एक अच्छा रिटर्न अर्न कर पाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से। तो वही है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये वो रेट ऑफ रिटर्न है, इससे कम अगर आपको रिटर्न मिलेगी तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे सिंपल फॉर्मुला दिया है कि रिस्क फ्री प्रीमियम प्लस रिस्क प्रीमियम। तो जो हमारे को जितना ज़्यादा मतलब रिस्की रहेगा तो ये रिस्क प्रीमियम उतना ज़्यादा पड़ेगा, उस हिसाब से हमारे को रिटर्न मिलेगी। चलिए ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और पार्ट 2 में आगे की वीडियो को हम डिस्कस करेंगे, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।